चलिए आइए हम देखते हैं कि आज हम पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसका आज हम लोग रिवीजन क्लास देखेंगे। आज हम उसका रिवीजन करेंगे। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के मैट्रिक एग्जामिनेशन में कुल 12 सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखकर हम लोग क्या सीख पाएंगे, उन बिंदुओं को लिखा गया है। पहला, हमें संख्याओं की पूर्ण जानकारी हो जाएगी। दूसरा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a प्लस बी क्यू आर वेयर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा और 0 के बराबर और b से छोटा होता है, इस बात की हमें जानकारी मिलेगी। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आने लगेगा और अपरिमेय संख्या √2 सिद्ध करें, अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करना आ जाएगा। और p बटा q के फॉर्म में, जैसे 0.6 पर पावर रैंकिंग है तो उसको p बाई q में कैसे लिखेंगे, हम इस बात को भी इस वीडियो के तहत सीख जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्या क्या होता है, संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या जो होता है अंक या फिर अंकों का समूह संख्या कहलाता है। एक अंक या फिर अंकों का जो समूह होता है वह संख्या कहलाता है। जैसे एक, यदि हम एक लेट करें तो एक एक अंक भी है, एक एक अंक भी है और एक एक संख्या भी है, एक एक संख्या भी है। लेकिन तो 0 से 9 तक जो संख्या है उसे हम अंक कह सकते हैं। 0 से 9 तक जो संख्या है उसे हम अंक कह सकते हैं। और अंक से अंक मिला, अंक के साथ मिल गया तो संख्या का निर्माण हो। जैसे 1 और 0, एक अंक है, 0 अंक है, अंक में अंक मिला तो संख्या का निर्माण हो गया। और एक जो अंक है वो स्वयं भी संख्या भी है, तो इस बात का ध्यान रखना जाए। आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं को कैसे बांटा गया है। देखिए, संख्याएं आज नहीं उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है जब मनुष्य 1 2 3 4 नहीं जानता था तो उससे पहले संख्याएं नहीं थी, गलत बात। उससे पहले भी संख्याएं थी। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम जानते हैं कि हमारे उंगली में 5 उंगली है, अभी 5 है, 1 2 3 4 5, अभी 5 है, तो क्या जब हम इस 5 संख्या के बारे में नहीं जानते थे तो क्या हमारे पास ये 5 उंगली नहीं था? हमारे इस सृष्टि में संख्याएं पहले से ही विद्यमान थी। कोई भी चीज पहले से ही विद्यमान रहता है, लोग उसकी खोज करते हैं, निकालते हैं, कुछ नया नाम देते हैं। इंसानी दिमाग कुछ नए चीजों का आविष्कार करता है, कुछ नए चीजों की खोज करता है। उसी का ये परिणाम है कि पहले भी 5 हुआ करता होगा, हमारे 2 पैर हुआ करते होंगे, तो मनुष्य ने उनका कुछ नाम रख दिया, ठीक है। तो वही संख्या है। संख्या आज उत्पन्न नहीं हुई है, संख्या पहले से ही है, ठीक है। संख्या के बारे में देख लीजिए। अब संख्या का वर्गीकरण हम करते हैं। तो संख्या का जो वर्गीकरण है उसको सबसे पहले हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, जो हमें पढ़ना है। पहला जो है वास्तविक संख्याएं, जो हमें पढ़ना है, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, ठीक है। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? पहला होता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं, इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इन चीजों पे चल लेते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है? वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम नंबर लाइन, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा क्या होता है? मतलब देखिए, ये होता है संख्या रेखा। आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो इससे पहले आप संख्या रेखा के बारे में जरूर पढ़ेंगे। बीच में 0 होता है, इधर जो होती है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इन्हीं संख्या रेखा कहा जाता है। तो इस संख्या रेखा पर जो संख्याएं निरूपित की जा सकती है, तो उन्हें कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? काल्पनिक संख्या का जन्म कैसे हुआ, मैं यदि इस बात पे चल लूं तो हम देखते हैं कि आप लोग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, द्विघात समीकरण। ये रिवीजन क्लास है, इस बात का ध्यान रखा जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो सकता है। क्यों प्लस माइनस 1 हो सकता है? एक्स के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए कि उसका स्क्वायर हो के 1 हो जाए, तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 का भी स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यदि वही बात इस समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करें, इस समीकरण को सॉल्व करने का प्रयास करें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर उस पर -1। यहाँ पर हम फंस जाते हैं, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो रूट अंडर -1 पर लेते हैं, ये हो जाता है। तो ऐसी कोई संख्या हम संख्या रेखा पर देख ही नहीं पाते हैं। रूट अंडर -1 मतलब इसका अर्थ ये होगा कि कोई दो वैसी संख्या जिसको गुना करने पर -1 आता हो, तो यदि हम समान चीजों को गुना करते हैं, चाहे वो ऋण संख्या हो चाहे वो धन संख्या हो, आंसर हमेशा धन आता है। जैसे -2 को -2 से गुना कीजिए +4 आएगा, और 2 को 2 से गुना कीजिए 4 ही आएगा। माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा फिर भी प्लस ही पॉजिटिव ही नंबर आएंगे, और जब ऋण संख्या को ऋण संख्या से गुना करेंगे तो पॉजिटिव संख्या आएंगे, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना पॉजिटिव आएगा ही। लेकिन ऐसी संख्या निर्धारित करना मुश्किल हो गया जो गुना करने पर माइनस ऋण संख्या प्रदान कर रही हो। तो इस संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं, और इसे ही कहा गया काल्पनिक संख्याएं, कल्पना कर लिया गया, इसी का नाम इमेजिनरी नंबर, और इसका वैल्यू आयोटा, कहा गया। क्लास 11th में सम्मिश्र संख्याएं चैप्टर नंबर 5, इसमें हम लोग को ये पढ़ना है। ये क्लास 11th का है और ये क्लास 10th का है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या आज की तो बिल्कुल नहीं है, संख्या करोड़ों वर्षों सालों पहले मनुष्य से पहले भी हो सकती है, मनुष्य के निर्माण से पहले भी संख्याएं होंगी। उस समय भी सूरज का चक्कर पृथ्वी काट रहा होगा, 8 ग्रह 9 ग्रह रहे होंगे, संख्याएं पहले भी रही होंगी, उनका पता मनुष्य को बाद में लगा, ठीक है। तो संख्या पहली वास्तविक संख्या है और दूसरी काल्पनिक संख्या है। देखिए मनुष्य हर चीज को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटता चला गया, जिससे उसे पढ़ने में, देखने में, सुनने में सहायता मिलती गई। हमने सबसे पहले संख्या को 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या है। वास्तविक संख्या उन्हें कहा गया जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, अर्थात संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। और काल्पनिक संख्या वैसी संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आगे वास्तविक संख्या हमारा जो चैप्टर का नाम है उसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। वास्तविक संख्याएं, इस सवाल पे चल लेते हैं और देखते हैं क्या कहा जा रहा है। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पूर्णांक, संख्याएं, इंटीजर। और दूसरी होती है दशमलव वाली संख्याएं। पहली होती है पूर्णांक किन्हें कहा गया? ऋण संख्याओं को, शून्य को और धन संख्याओं को। फिर से पूर्णांक कहा गया ऋण संख्याओं को, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को कहा गया पूर्णांक। इंटीजर कहा है, क्या कहा गया? इंटीजर। और दशमलव की संख्या है। देखिए किसी भी दशमलव का जो प्रसार यदि किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो 3 प्रकारों में आ सकता है। पहला हो सकता है कि पूरा जैसे दशमलव के बाद 2 3 कट जाए, पहला ये केस हो सकता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि 2.23333 ये रिपीट कर रहा हो, तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम उस पर रेकरिंग चढ़ा देते हैं। जो संख्या बार बार आ रही होती है उन चीजों को हम ना लिखे। देखिए मैथ चीजों को छोटा करता है,
मैथ का काम है चीजों को आसान करना, चीजों को सुगम करना, जिससे मनुष्य को, विद्यार्थी को, टीचर को, सबको समझने में सहायता मिले। इसलिए यदि हम तीन 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 लिखते जाते तो दिक्कत होता, समस्या होता, पेज भी खत्म हो जाता, उतना पेज संभव नहीं था। इसलिए इस 3 पर हम लोगों ने रैखिक चढ़ाने का काम किया। इस 3 पर रैखिक, इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या अनवरत 3 3 3 3 बार बार आते आ जा रही है, वो कटती नहीं है। एक ऐसा केस बन सकता है, और एक केस ऐसा बन सकता है जो 3.151415 ऐसा कुछ जो नंबर वो न तो रिपीट कर रहा है, और वो चलते आ रहा है, ना सेम संख्या आ रहा है, मतलब कुछ अलग अलग संख्याएं आ रही हैं। तो एक ये 3 केस बन सकता है। तो पहला केस, ठीक है, तो वैसा चीज जो दशमलव के बाद कट जाए तो उसे शांत कहते हैं, उसे कहते हैं शांत, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। और 2 होता है जिसमें ये चीज अशांत होता है, अशांत, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। शांत में तो दशमलव के बाद कट जाएगा, लेकिन अशांत में क्या होता है? अशांत में 2 केस, अशांत में दशमलव के बाद भी नहीं करता है, लेकिन होता क्या है, कुछ में आवृत्ति होता है। क्या होता है? आवृत्ति, ठीक, और एक होता है अनावृत्ति। होता क्या है, इसमें रिपीट होने लगता है, कोई संख्या रिपीट होने लगता है। जैसे किसी संख्या को 2.14 अब 4 4 बार बार आते जा रहा है, 4 पे हम रैखिक चढ़ा देंगे। अनावृत्ति में क्या होता है, इसमें होता क्या है कि 3.14 15 16 17 2 2 4 5 कुछ भी रैंडम कोई भी संख्या आते चला जाता है। तो इस चीज को देखने से हमें पता चलता है कि ये ना तो रिपीट कर रहा है और ये अंत तक चले जाता है, इसको कहते हैं अनावृत्ति। जो रिपीट कर रहा है उसको आवृत्ति, और इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए इस पर हम रैखिक चढ़ा देते हैं, ठीक। तो किसी भी वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। पहला शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। शांत अर्थात कहने का मतलब जो दशमलव के बाद कट जाए, शांत कहने का मतलब जो दशमलव के बाद कट जाए, और अशांत कहने का मतलब जो दशमलव के बाद ना कटे। दशमलव के बाद ना कटे तो हम ऐसा कुछ देखें कि क्या वो रिपीट कर रहा है, सेम संख्याएं रिपीट कर रही हैं। रिपीट कर रहा है तो आवृत्ति, और रिपीट नहीं कर रहा है तो अनावृत्ति, ठीक है। देखिए, तो इन्हीं दोनों चीजों को, शांत और आवृत्ति को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। शांत और आवृत्ति को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया परिमेय संख्या। इसे क्या कहा गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो शांत संख्याएं हैं और जो अशांत आवृत्ति है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जो अनावृत्ति है इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। ये क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार हमने संख्याओं का प्रकार देखा। पहला वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार का, पहला पूर्णांक और दूसरा उसका दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के, शांत अशांत, अशांत 2 प्रकार के। अशांत में एक आवृत्ति जो बार बार रिपीट करता है, और एक अनावृत्ति जो रिपीट नहीं करता है। तो जो रिपीट करता है उस पर हम रैखिक चढ़ा देते हैं। रैखिक चढ़ाने के बाद उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वो परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये अनावृत्ति परिमेय संख्या नहीं होता, इसलिए इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक। तो परिमेय अपरिमेय पर है, परिमेय की परिभाषा हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पे चल रहे तो सवाल कुछ इस प्रकार नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है। परिमेय संख्या जिसे P/Q के
रूप में लिख सकते हो, लिख सकते हो। वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q जीरो के बराबर नहीं है। तो वैसी संख्या जिसे हम इसे भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। और इसे भी हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है। और पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होती ही है। ठीक है, ठीक, ये बात कहा गया। और दूसरा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में आगे क्या सब जाएगा, 2.3, 4.5, 6 पे पावर रैंकिंग कर दी, ये हो सकता है। जैसे 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या हो गया, 2 भी परिमेय संख्या है, 8/5 ही परिमेय संख्या, ये सारी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने देखा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वेयर q इज इक्वल टू जीरो, जहां q जीरो के बराबर हो सकता है, जहां q जीरो के बराबर हो सकता है। यदि इसके एग्जाम्पल पे हम चले, जैसे 2.2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 8, 2, 1 भी कुछ भी आगे चले, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14, सुपर कंप्यूटर में उसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक ज्ञात नहीं किया है। ठीक है, और पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी, रिपीट भी नहीं कर रहा है, आगे बढ़ते चला जा रहा है। पाई हो गया, ई का जो वैल्यू होता है वो हो गया, और √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो इस चीज को आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे, तो इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इस चीज को आप कॉपी में लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। धन संख्याएं पता चल गया, पूर्णांक पता चल गया आपको, पूर्णांक, ऋण संख्याएं, धन संख्याएं और शून्य के समूह को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। परिमेय संख्या समझ में आ गया, परिमेय संख्या समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, क्या, अच्छा जीरो का आविष्कार किसने किया, एक भारतीय ने किया, आर्यभट्ट ने किया। तो क्या जीरो एक संख्या के आविष्कार हो जाने के बाद और किसी संख्या का आविष्कार हुआ, जीरो के आविष्कार हो जाने के बाद और किसी भी संख्या का आविष्कार हुआ? आपका जवाब होगा नहीं। कोई चीज नहीं कैसे होता है, एक चीज का आविष्कार होगा। जैसे एक बोतल में पानी भरा हुआ है, उसमें है कब हम और पानी नहीं डाल सकते हैं, पूरा पूरा जब भरा, पूर्ण भरा होता, तो जीरो के आविष्कार होने के बाद अभी तक कोई संख्याओं का निर्माण नहीं हो सका है, अभी तक कोई संख्याएं नहीं बनी है, मतलब संख्याएं पूर्ण हो चुकी है। संख्याएं क्या हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, और अब किसी भी संख्या की उसकी नीड नहीं है, उसे किसी भी संख्या की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम संख्या में जीरो को शामिल कर 1, 2, 3, 4 संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण हो गई। इसे क्या कहा गया, पूर्ण संख्याएं कहा गया। क्या कहा गया, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, और आप जानते हैं कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, तो एक का आविष्कार किसने किया, 2 का आविष्कार किसने किया, 3 का आविष्कार किसने किया। तो 1, 2, 3, 4 ये पहले से ही था, ये पहले से ही था। प्रकृति में 1, 2, 3, 4 किया तो मनुष्य नहीं था, इसका पता नहीं है। तो 1, 2, 4 का पता नहीं, इसलिए इसे प्राकृत कहा गया। प्राकृत, नेचुरल नंबर। क्या कहा गया इन्हें, नेचुरल नंबर। और जीरो को इसमें ऐड कर दिए गए, संख्याएं पूर्ण हो गई, इसलिए जीरो को मिलाकर जो प्राकृत संख्या जो है जीरो को शामिल कर देते हैं, तब वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अब आप लोगों को परिभाषा नहीं भूलेंगे मेरे हिसाब से कि पूर्ण संख्या उसे कहा क्यों गया।
इसे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 को प्राकृत संख्या कहा क्यों गया, इस बात को आप लोग समझ पाएंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 को क्या कहा गया, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहा गया, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहा गया। क्या कहा गया, देखिए मनुष्य का दिमाग कुछ इस प्रकार है कि आप क्या कहें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये डॉट 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 प्राकृत संख्या है, चलते जाए। मनुष्य खाली बैठा रहता है, उसका दिमाग शांत नहीं रहता है, वो कुछ ना कुछ करते रहता है। दिमाग प्राकृत संख्या है। इसमें हम भाग, सब में 2 से भाग लगा के देखते हैं क्या होता है। इसमें 2 से भाग लगाया, ये नहीं कटा, इसमें 2 से भाग लगाया, ये कट गया पूरा पूरा, इसमें 2 से भाग लगाया, नहीं कटा, इसमें 2 से भाग लगाया, कट गया। तो क्या देखा मनुष्य कि एक संख्या के बाद एक वैसी संख्या आती है जो 2 से पूर्णतया कट जाती है, जो 2 से पूर्णतया कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसी चीज को मनुष्य ने सम संख्या नाम दिया। इसी चीज को क्या कहा गया, सम संख्या, मतलब सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या किसे कहा गया, वैसी संख्याएं, सम संख्या अर्थात वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 2 से, किससे हुआ, 2 से पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो, उसे क्या कहा गया, सम संख्या कहा गया। सवाल पूछेगा कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या है, सम संख्या का व्यापक रूप क्या है। तो सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है, ये होता है 2m। ये क्या होता है, 2m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m क्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। सम संख्या का व्यापक रूप। अब जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हुई, जो संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं हुई, उसे कहा गया विषम संख्याएं। उन्हें क्या कहा गया, विषम संख्या। तो हम चल लेते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्याएं, विषम संख्या मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाज्य न हो, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, उसे क्या कहा गया, विषम संख्या कहा गया। क्या कहा गया हुआ, विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः, जैसे एग्जांपल में मैं दे दूं, एग्जांपल 2 से विभाज्य वैसे सम संख्या का एग्जांपल, जैसे 2 4 6 512 814 910, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो है वो सम संख्याओं का एग्जांपल है ना। विषम संख्या जैसे 21 41 53 67 81 93, ये सारी संख्याएं जिसमें 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसे कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या का उदाहरण। और विषम संख्या का जो व्यापक रूप होता है, विषम संख्या का व्यापक रूप जो होता है वो होता है 2m-1, 2m-1, 2n-1, ठीक है। आप 2m+1 भी कह सकते हैं, 2m+1, ठीक है। यदि 2m-1 बोलते हैं तो m एक प्राकृत संख्या है, और 2m+1 बोलते हैं तो m एक पूर्ण संख्या है। इस बात का ध्यान रखा जाए। अब सवाल आया कि जीरो कौन सी संख्या है, जीरो
कौन सी संख्या है। तो एक बात का ध्यान रखा जाए, इस बात को हम कैसे सीख सकते हैं, तो हम सीख सकते हैं कि सम में जब हम सम को जोड़ेंगे तो संख्याएं सम निकलेंगी। संख्याएं कौन सी निकलेंगी? सम। नहीं विश्वास देख लिया जाए एक बार। सम में सम को जोड़ने पर सम कैसे होता है? 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। 4 में 6 ऐड किया जाए 10, 10 भी सम संख्या। सम में सम को ऐड करने पर सम संख्या मिलता है। सम में सम को सब्ट्रैक्ट करने पर भी सम संख्या मिलता है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जैसे 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, तो 6 भी सम है, 4 भी सम है और 2 भी क्या है? सम है। तो सम में से सम को सब्ट्रैक्ट करने में क्या निकलेगा? सम संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? सम संख्या निकलेगा। इसी बात से हम कह सकते हैं कि 4 में जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में जब 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अर्थात सम में से सम को घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। कौन संख्या मिलती है? सम संख्या। तो नोट पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या। इस बात पर चल लेते हैं। यदि सवाल आ जाए कि 0 कौन संख्या, तो 0 एक सम संख्या है। इस बात से आगे बढ़े। अब हम क्या देखें? अब हमने क्या किया? मनुष्य का दिमाग इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा काम के लायक है, वो खाली नहीं बैठता। इसी चीज को देखते हुए हम कह सकते हैं जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मनुष्य ने दिमाग लगाया। अब हम इसका फैक्टर करके देखते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इसमें से कितनी संख्याओं से भाग लग जाएगी, इस संख्या में कितनी संख्याओं से भाग लग जाएगा। तो इस बात पर चल लेते हैं और देखते हैं कि 1 में तो सिर्फ 1 से ही भाग लग सकता है, 2 में 1 से और 2 से, दोनों से मतलब 2 संख्याओं से भाग लग सकता है, 3 में भी 2 संख्या 1 और 2 से भाग लग सकता है, 4 में 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है। मतलब इसका जो गुणनखंड फैक्टर कितना है? 4 फैक्टर है। इसका 2 ही फैक्टर है। इसमें 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 3 से भी लग सकता है और 4 से भी लग सकता है। इसका 4 फैक्टर है, इसका 2 ही फैक्टर है और इसका फिर से 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 4 से भी लग सकता है, 8 से, इसका भी 4 फैक्टर है। तो मनुष्य ने क्या कहा कि जिस संख्या का 2 फैक्टर है, जिस संख्या का 2 गुणनखंड है, उसे अभाज्य संख्या कहा गया। फिर से प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहा गया? प्राइम नंबर कहा गया कि जिन संख्याओं का केवल और केवल 2 गुणनखंड है। उसे क्या कहा गया? अभाज्य संख्या कहा गया। क्या कहा गया? अभाज्य संख्या कहा गया। तो इस संख्याओं को आप देखिए 2 का 2 गुणनखंड है, 2 हो गया, फिर से 3 का 2 गुणनखंड है, 5 का है, 7 का है, 11 का है, 13 का है, 17 का है। इस तरीके से ये संख्याएं आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अभाज्य संख्या समझ में आया होगा। क्या? अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या जो है वो 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्या है।
तो 100 से 100 के बीच कितनी है? तो 100 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे। 1 से 25 के बीच, 1 से 100 के बीच 25 है, 50 से 100 के बीच 10 है और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या। यह अभाज्य संख्याओं की संख्या है, अभाज्य संख्याओं की संख्या है। और जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे क्या कहा गया? भाज्य संख्या कहा गया। क्या कहा गया? भाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। तो जिन संख्याओं का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिस संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 4 का 4 गुणनखंड है। एग्जाम्पल में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एकदम 15 हो जाएगा। इस तरीके की संख्या ये आगे बढ़ते चली जाएंगी। ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है आपने ये सीखा, भाज्य संख्या क्या होता है आपने ये सीखा। ठीक है। और 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इस बात को भी सीख लीजिए। अब कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या मतलब 2 सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। एक जो संख्या है वो न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इस बात का भी ध्यान रखा जाए। चलिए इस बात को आप लोग अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो पहला सवाल है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो सम पूर्णांक का रूप क्या होता है हम अभी बताएंगे। सम पूर्णांक का जो रूप होता है 2m के रूप का होता है। 2m के रूप का होता है। ऑप्शन में 2p था तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2p। आगे सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। अगला सवाल है कि √12 का परिमेयकारी गुणांक क्या होता है। परिमेयकारी गुणांक मतलब जैसे देखिए √12 का परिमेयकारी गुणांक का परिमेयकारी गुणांक, इस बात पर चल लेते हैं, इस बात को देख लेते हैं। √12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√3 लिख सकते हैं। 2√3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2√3 को हम किससे गुणा करेंगे वो परिमेय संख्या में तब्दील हो जाएगा। 2√3 को हम किस संख्या में गुणा करें कि वह 2√3 में तब्दील हो जाएगा। तो इस बात को देख लेते हैं और √3 से इसमें गुणा किया जाए, √3 से इसमें गुणा किया जाए तो ये परिमेय संख्या बन जाएगा। ये हो जाएगा 6। तो जिस संख्या से गुणा किया जाए ना उसे ही कहते हैं परिमेयकारी गुणांक। तो √3 क्या हो गया? परिमेयकारी गुणांक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, आगे चल लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवालों पे चल लेते हैं कि मौसम कैसे निकाला जाता है। मौसम और लौसम क्या होता है इस बात पर चल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मौसम क्या होता है, लौसम क्या होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपसे मैं सवाल बोल कर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिखिएगा सवाल। पहले चीजों को मिटा दिया जाए।
सवाल है कि मैं आसान सवाल चूज करता हूं पहले, ठीक है। आसान क्या, सब कुछ तो आसानी होता है। 231 और 396 का मौसम निकालना है। मौसम, इसको कहते हैं HCF, ठीक है। हम HCF मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। एक ये टर्म होता है और दूसरा टर्म होता है लॉस ऑफ, LCM, कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इन चीजों पे चल लेते हैं। होता क्या है, जैसे 4 और मान लेते हैं 3 है, एलसीएम मतलब वो दोनों संख्या किस संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देगी। 4 और 3 सबसे छोटी वह संख्या निकालना है जिसमें 4 और 3 से पूर्णतया भाग लग जाता हो। तो सबसे छोटी संख्या लघुत्तम, लघुत्तम वह संख्या जिस पर ये दोनों संख्या मिल जाती हो, पूरी पूरी कट जाती हो। तो सबसे छोटी संख्या वो 12 होगी, जिसमें 4 से भी पूर्णतया विभाजित होगी और 3 से भी पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। तो जो सबसे छोटी, जो लोएस्ट कॉमन होगा, जो दोनों कहां पर कॉमन होंगे, तो 12 पर कॉमन होंगे। 12 पे कॉमन होंगे, 16 पर कॉमन नहीं होंगे, फिर से 24 पर कॉमन होंगे 4 और 3, 24 पर कॉमन होंगे, 36 पर कॉमन होंगे। तो 12 पर भी कॉमन हो रहे हैं, 24 पर भी कॉमन हो रहे हैं, 36 पर भी कॉमन हो रहे हैं, इन सारे चीजों पर कॉमन हो रहे हैं। लेकिन हमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटा, लघुत्तम, तो 12, 24, 36 में सबसे छोटा कौन है, 12 है। तो 12 इसका एलसीएम है, 12 इसका एलसीएम है, ठीक। अब इसे 10 है और 15 है, 10, 15 का पूछेगा कि महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक मतलब 2, 10, 15 में किससे किससे भाग लग रहा है, तो 2 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का मतलब जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, आगे हम बढ़ते हैं इस सवाल पर। सवाल रहेगा आपसे 231 और 396 का मौसम निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, पहले हम इसका एचसीएफ आसानी जो हम लोग भाग विधि सीखते हैं उसे निकाल लेंगे, ठीक है। 231 है और 396 है, तो एक बार में लगाएंगे 231 लग जाएगा, घटाएंगे 6 में से गया 5, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। अब 231 से लगा देंगे, ठीक है। देखिए जब शेष फल इससे छोटा आ जाए ना, जब शेष फल इससे छोटा आ जाए, तो हम पुनः इसी संख्या से लगा देते हैं। 165 एक बार में 165, 16 में से 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6। अब 165 से ही लगाना पड़ेगा, 2 बार में लगाएंगे या 3 बार में, 2 बार में लगा के देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 3 1 कुछ नहीं
66, 13 बचे 65, एक और 13 बार में, तो 13 बार में 13 क्या हो गया, कट गया। अच्छा चलिए, ये तो हमने HCF कर दिया, ये हमने HCF कर दिया। अच्छा देखिए तो कितनी बार में लगेगा, 4 बार में, क्या आएगा 4 आएगा, 2 बार में लगेगा, क्या आएगा 4, और शेष पर क्या आएगा 2। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको इससे गुना करके ये जोड़ दिया जाए तो पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 गुने 2 4, 4 एक 5, 4 एक 5। तो मैथ की भाषा में बीच वाले को कहते हैं भाज्य, जिससे भाग लगाया जाए उसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल या शेष। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि जो भाज्य बराबर हो, जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस बात को भी आप लोग नोट करके रखेंगे। यूक्लिड ने इसी चीज का इस्तेमाल किया और एक एल्गोरिथम बना दिया। ठीक है, परिमेयिका बना दिया यूक्लिड ने। बीच वाले का नाम ए रखा, इसको बी रखा, इसको क्यू रखा, इसको आर रखा। ठीक है, वहीं से कहा गया कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये क्या होता है, ये होता है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, जहां जो आर होता है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। मतलब आर जो होना चाहिए वो बी से छोटा होना चाहिए, और हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 0 के बराबर भी हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता, माइनस में आर नहीं हो सकता है। और इससे बड़ा रहेगा तो जैसे 2 यहाँ मान लीजिए 3 रह गया, तो फिर तो एक बार में लगा ही तो देंगे। तो आर जो होगा हमेशा बी से छोटा होगा और 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। इस बात को देख लेते हैं, ये बात इसका मतलब था। ठीक है, तो हाँ चलिए अब हम इस सवाल पे चलते हैं। ये सारा कुछ आपको शायद समझ में आ चुका होगा। इस बात को यदि आपको नोट करना है तो आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सवाल आपको इसी से बनाना है। ठीक है, आगे चल लेते हैं और देखते हैं। 231 और 396 का मौसम निकालना था। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स में आते हैं, 2 मार्क्स 2 नंबर के लिए ऐसे सवाल आते हैं, हर साल आते हैं और इस बार भी आएंगे। मेरी ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कह सकते, ऐसा आता ही है तो क्या कर सकता जा सकता है। 231 में कौन बड़ा है, 396 बड़ा है ना, तो जो बड़ा है उसको ए लेट कीजिए। ए बराबर 396, बी बराबर 231। ठीक है, तो वही तो हम किए हैं। ए बराबर 396 माने और बी बराबर 231 माने। आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। बीच वाला जो होता है वो ए होता है, तो बीच में क्या है 396 बराबर, इधर है 231, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर, पता है। तो 231 गुने 1 प्लस 165। अब बीच में क्या आ गया 231, अब इधर क्या आ गया 165, उधर क्या चला गया 1 और प्लस में 66। अब बीच में क्या आ चुका है, अब बीच में आ चुका है 165, इधर क्या आ चुका है तो 66, उधर 2 प्लस में 13,
अब बीच में आ चुका है 66, इधर 13, उधर 5 प्लस में 1। अब बीच में क्या आ चुका है, बीच में आ गया 13, इधर 1 गुने 13 प्लस में 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये संख्या जो होता है यही होता है HCF। लिख देंगे HCF बराबर 1। हमारा आंसर हो गया। यहाँ से आपको ऐसे बनाइएगा तो 2 नंबर बिल्कुल मिलेगा। इस सवाल के लिए आपको मिलता है 2 नंबर। ठीक है, ये तो था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। कभी कभी सवाल पूछेगा कि 231 और 396 नहीं, कभी कभी इसका HCF आप अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए। कौन सी विधि से बताइए वो? अभाज्य गुणनखंड विधि से बताइए। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है और पूछता ही है। जिससे 135 और 125 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। 135 और 225 आसान सवाल है, बनाने का प्रयास किया जाए। 135 और 225 देख लेते हैं सवाल को। 135 और 225। अच्छा, इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो 225 क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको A लेट करते हैं। तो A बराबर 225 और B बराबर 135। ठीक है, अब आगे हम जो भाग विधि से HCF का अलग पेज में रफ पेज में निकालते हैं। 135 का HCF निकालना है किसके साथ? 225 के साथ। तो एक बार में लगेगा 135। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और ये तो कुछ नहीं हुआ। अब 135 से फिर से एक बार में लगेगा 90, घटाएंगे तो 45 आएगा, और फिर से 90 से लगा देंगे तो 45 दूनी 90, यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, तो A बराबर क्या है? A बराबर 225 है। A बराबर होता है B गुने Q प्लस R। A बराबर है 225, उधर B बराबर 135 गुने 1 प्लस 90, और बीच में 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, और बीच में है 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस में 0। जब 0 आ जाए तो ये क्या हो जाता है? HCF। तो HCF बराबर क्या आ गया है? 45। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।